स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एसी थ्रू रजिस्टर एंड कैपेसिटर इन सीरीज। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा सर्किट हो जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों और साथ ही साथ उस सर्किट में हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट मौजूद हो, तो ऐसे सर्किट के हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे एसी मौजूद है यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे पास ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को टाइम के साथ वेरी करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करें कि जो हमारे पास करंट है उसके हमारे पास वेव फॉर्म कैसे आ रही है, तो हम देखते हैं जो करंट है वो टाइम के साथ अपना यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट सबसे पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम पॉइंट तक गया, ठीक है, उसके बाद फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और फिर दूसरी डायरेक्शन में उसने फ्लो किया। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को ऑल्टर करता है। साथ ही हमारे पास मौजूद है इस सर्किट में रजिस्टर और कैपेसिटर। रजिस्टर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि करंट के फ्लो करने में रुकावट पैदा करती है और उसकी स्टेबिलिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। जबकि जो हमारे पास कैपेसिटर होता है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी रखता है और उसकी इस एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये कहा गया है कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट है जिसमें ये दोनों डिवाइसेस सीरीज में लगी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कैपेसिटर भी मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, उसके साथ सीरीज में रजिस्टर लगाया है और इन दोनों को आगे ज्वाइन कर दिया है एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमें कहा गया है कि ये दोनों जो हमारे पास डिवाइसेस हैं ये सीरीज में हैं, तो सीरीज में होने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास दोनों डिवाइसेस हैं इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, जब वो डिफरेंट होगा तो इस तरह करते हैं, जो कैपेसिटर के अक्रॉस हमारे पास पोटेंशियल है उसे हम कह देते हैं कि वो होगा हमारे पास VC, और जो हमारे पास रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वो होगा VR। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों के डिवाइसेस हमारे पास सीरीज में हैं तो इनके अक्रॉस जो करंट होगा वो सेम फ्लो होगा। ठीक है, जो करंट इनके क्रॉस फ्लो होता है उसको हम कह देते हैं कि वो है I। ठीक है, तो जो करंट I है वो इस सर्किट में हमारे पास इक्वल होगा I नॉट साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट्स I नॉट है ये हमारे पास पीक वैल्यू होती है करंट की। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हैं जो हमने बनाया था ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो कहलाती है I नॉट यानी कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। इस तरह से स्टूडेंट्स अगर I नॉट को हम मल्टीप्लाई करें, आई नॉट को हम मल्टीप्लाई करें 0.7 से, तो हमारे पास एक वैल्यू आती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, जिसे कहते हैं IRMS। ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वो वैल्यू होती है जो कि उतनी ही पावर जनरेट करेगी जितनी कि एक डायरेक्ट करंट जो है पावर जनरेट करेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट करंट ऐसा करंट होता है हमारे पास जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो IRMS को मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि IRMS हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट की ऐसी वैल्यू होती है जो कि उतनी ही पावर जनरेट करेगी जितना कि एक डायरेक्ट करंट जनरेट करेगा पावर। ठीक है, तो हमारे पास इस रेजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल आएगा उसकी वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी VR इक्वल्स टू IRMS मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R। अब फिर जब हम पोटेंशियल देखेंगे जो हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस है तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी VC। ठीक है, VC इक्वल्स टू IRMS इंटू रिएक्टेंस XC। ठीक है, जो हमारे पास कैपेसिटर के अलोंग जो रेजिस्टेंस होती है उसे कहा जाता है रिएक्टेंस और उसे डिनोट किया जाता है XC से। और यहाँ पे जो XC है, XC की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू होती है XC इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा C, जहाँ पे ओमेगा हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और C यहाँ पे डिनोट करता है कैपेसिटेंस कैपेसिटर की। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम वैल्यू लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो VC है, VC इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास IRMS डिवाइडेड बाय ओमेगा C। तो स्टूडेंट्स अगर इसी पोटेंशियल को जो हमारे पास यहाँ पे VC है और VR है इसको जब हम फेजर डायग्राम के थ्रू जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो इस तरह करते हैं कि सबसे पहले एक रेफरेंस जो है उसे यहाँ पे नोट करते हैं कि अगर हम रेफरेंस लें करंट को। ठीक है, करंट को मैं एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये करंट है। ठीक है, तो जब मैं करंट के अलोंग यहाँ पे
पोटेंशियल को ड्रॉ करूंगी तो इसी लाइन के अलोंग ही ड्रॉ करूंगी। उसकी वजह ये है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स रजिस्टर होता है, ठीक है, रजिस्टर आर, उसमें जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वी आर, ठीक है, वी आर जो हमारे पास वैल्यू थी आई आर एम एस इंटू आर, ये इन फेज होती है करंट आई के, ठीक है। इन फेज होने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पोटेंशियल और करंट का जो ग्राफ है वो एक साथ बनाएं, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास करंट है, ठीक है, करंट की वेवफॉर्म आप देख रहे हैं जिसे मैंने यहाँ पे ब्लू से डिनोट किया, और यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि हमारे पास करंट का ग्राफ है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं पोटेंशियल का ग्राफ भी ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट आई की, ठीक है, आई नॉट जिसे मैं यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ, और साथ ही जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल की, वो एक ही टाइम पे हमारे पास आ रही है, ठीक है। टाइम हमारे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, तो हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों हमारे पास पीक वैल्यूज हैं वो हमारे पास एक टाइम पे आ रही हैं। दैट मीन्स कि ये दोनों जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं ये इन फेज हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसके अलोंग जो हमारे पास पोटेंशियल होता है वो इन फेज होता है करंट के। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि जो हमने ब्लू लाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया है ये हमारे पास है वी आर इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर, ठीक है, और ये है इन फेज करंट के साथ। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जब हम देखें कि जो हमारे पास पोटेंशियल है कैपेसिटर के क्रॉस, वहां पे हमारे पास पोटेंशियल लैग करता है करंट से, ठीक है। तो अगर हम उसका ग्राफ देखें तो हमारे पास ग्राफ उसका ऐसा आएगा कि अगर हमारे पास करंट यहाँ जीरो रेफरेंस पे यानी कि जीरो टाइम पे वो 90 पे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारे पास वेव फॉर्म फॉर एग्जांपल है करंट की, ठीक है, जिसे मैं यहाँ पे आई शो कर रही हूँ, और ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पे स्टार्ट हो रहा है यानी कि इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे आ रही है आई नॉट। तो यहाँ पे मेरे पास जो पोटेंशियल है वो यहाँ जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पोटेंशियल है इस कैपेसिटर के क्रॉस वो लैग बैक कर रहा है करंट से 90 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो पहले आ रही है। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास फेजर डायग्राम है उसमें हमारे पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन जो है बनेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो लैग बैक कर रहा है करंट से 90 डिग्री से। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वी सी इक्वल्स टू आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय एक्स सी, ठीक है। इसको स्टूडेंट्स दोबारा लिख लेते हैं ताकि क्लियर करके हम लिख सकें कि हमारे पास है वी सी इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी यानी कि रिएक्टेंस एक्स सी। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास देखें पोटेंशियल हो गया जो कि है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और एक हमारे पास जो पोटेंशियल है वो था कैपेसिटर के अक्रॉस। अब जब हम देखना चाहें कि जो हमारे पास पूरा सर्किट है उसमें जो टोटल पोटेंशियल है वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि हम जो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है उसका रिजल्टेंट लेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल के साथ, ठीक है। तो जब उसका हम रिजल्टेंट लेंगे तो हमारे पास जो उसका रिजल्टेंट आएगा वो स्टूडेंट्स कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, ठीक है, वी आर एम एस उसे डिनोट कर देते हैं, और वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा आई आर एम एस इंटू जी। अब ये जो जी है स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की वैल्यू भी अभी हम आगे देखते हैं कि ये हमारे पास क्या आती है। तो स्टूडेंट्स इस फेजर डायग्राम को देखते हुए जब हम रेजिस्टेंस और उसके साथ ही रिएक्टेंस को देखना चाहें, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इस डायग्राम को देखते हुए जो हमारे पास फेजर डायग्राम आएगी वो आएगी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इसी एंगल पे होगी, ठीक है, और जो हमारे पास रिएक्टेंस है वो उससे 90 डिग्री पे लैग करेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंस XC है, और इसी तरह से इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारे पास आएगा Z, यानी कि वो कहलाता है हमारे पास इम्पीडेंस, ठीक है। और जो हमारे पास इम्पीडेंस Z है वो एंगल बनाएगी थीटा इस R के साथ। यानी कि यहाँ पे आप देखें कि पहले हमने फेजर डायग्राम में इस लाइन को एज अ रेफरेंस लाइन लिया था, यहाँ पे हमने करंट को एज अ रेफरेंस लिया था, इसलिए यहाँ पे भी हम रेफरेंस ले रहे हैं कि जो रेफरेंस लाइन हमारे पास है उसके साथ जो इम्पीडेंस है वो कितना एंगल बना रही है, वो बना रही है थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने फेजर डायग्राम्स के थ्रू रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारे पास पोटेंशियल्स हैं उनको डिस्कस किया है। अब इस तरह करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास ये टोटल पोटेंशियल आता है उसको मैथमेटिकली कैसे हम हासिल करते हैं, और जो हमारे पास ये इम्पीडेंस Z आई है जो रिजल्टेंट आया है
रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, वो हमारे पास क्या वैल्यू आती है उसकी। और थर्ड हम ये कैलकुलेट करेंगे कि जो ये इम्पीडेंस एंगल बना रही है थीटा, उस थीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको यहाँ तक लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा।